साथी अनूप पवन कुमारी जी, यहाँ पर उपस्थित दिल्ली मंडल के तमाम बहादुर साथियों, बहनों और भाइयों, मैं आप तमाम साथियों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया एथलेटिक्स फेडरेशन की वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया कि हम 12 फरवरी को ये तमाम हमारे अप्रेंटिस साथी हैं जिनको कि नौकरी नहीं मिल रही है, बावजूद तमाम प्रयासों के रेल मंत्रालय जिस तरीके से उनको नौकरी में लाना चाहिए वो तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। घुमा फिरा करके ऐसे रास्ते से लाना चाहते हैं जो रास्ता बहुत बेहद कठिन है। आज यहाँ बहुत सारे अप्रेंटिस भी बैठे हुए हैं जिनकी बहाली में भी ये मुश्किल आई थी। अभी कहीं उनको अजय ज्वलंत भी दिखाई पड़े थे। वो एक ज़माने में वो जो है वो है ना, खड़े हो जाओ जरा, हाँ ये देखिए, ये अध्यक्ष होते थे और ये 10 साल के बाद नौकरी पाए। 10 साल तक धरना प्रदर्शन करते रहे, बैठ जाओ ठीक है। तो अभी इनका प्रयास था, तो ऑल इंडिया एथलेटिक्स फेडरेशन ने, नेशनल एथलेटिक्स यूनियन ने, हम लोगों ने सबने लग करके जोर लगाया और बहाली हुई। नीतीश जी ने भी उसमें मदद करी, मैं ये कहूँगा, और लालू जी के ज़माने में तो भर्ती ही हुई। तो इसलिए उस जमाने में रेल प्रशासन में भले ही ब्यूरोक्रेसी थी। कई बार हमको लिख के दे दिया वहाँ पर कि भाई हम इनको ट्रेनिंग कराने के लिए बाध्य हैं। रेल लेबर मंत्रालय का, श्रम मंत्रालय का ऐसा कानून है कि 3% भर्ती जो है अप्रेंटिस की होनी चाहिए। टेक्नीशियन जितने भी हैं उनके 3% भर्ती बहाली अप्रेंटिस की होनी चाहिए, लेकिन इनको नौकरी देने के लिए हम बाध्य नहीं। हम लोग कहते थे 3 साल आपने इनसे काम कराया, ठेला घुटवाया, आपके पास में आदमी नहीं थे, आपने इनसे खलासी का भी काम लिया, टेक्नीशियन का भी काम लिया, इनको काम सिखाया, आज ये काम सीख करके तैयार हुए, तो आप इनको जो है नौकरी नहीं देंगे। इसका क्या मतलब? अल्टीमेटली इनकी बहाली हुई बड़े संघर्ष के बाद। अभी फिर 8-9 साल हो रहे हैं, फिर वही स्थिति आ गई है। अच्छा खासा था, सब ठीक चल रहा था। करीब 72,000 एक्ट अप्रेंटिस सारे देश के अंदर भर्ती हुए। आज जहां जहां भर्ती हुए हैं हर जगह उनकी तारीफ हो रही है, इसलिए कि वो काबिल हैं, काम जानते हैं, टेक्निकली ट्रेंड है। लेकिन अब जो है स्थिति ये बन रही है कि अब कहते हैं 20% के केस लिए जाएंगे और 20% के केस भी उनको आरआरसी का इम्तहान पास करना पड़ेगा। तो कितना इम्तहान देंगे वो? पहले अप्रेंटिस में भर्ती होने के लिए इम्तहान दें, फिर उसके बाद 8 इम्तहान दें। वो अप्रेंटिस में रहते हुए 3 साल में 6 इम्तहान, 7 हो गए ना। और फिर 8वां इम्तहान RDAT का, जिसके बाद वो सर्टिफिकेट मिलता है ITI वाला। तो 8 इम्तहान देने के बाद में फिर 9वां इम्तहान, और उसके बाद भी आप दौड़िए। और दौड़ने में भी वो शर्त कि हमारे RPF के साथी हैं उनको जो है वो कम दौड़ना पड़ता है और हमारे साथ को ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। हमने एक बार ये बात कही अपने रेल मंत्री थे तब, दिनेश त्रिवेदी जी, कि सर ये तो बताइए कि हमारे बच्चे जो भर्ती किए जा रहे हैं वो क्या RPF वालों का जो है वो थोड़ा सा शिथिल है मामला, जबकि उनको चोर पकड़ने पड़ते हैं, दौड़ना पड़ता है वास्तव में, तो इनके लिए इतनी दौड़ धूप क्यों करा रहे हैं आप? फिर उन्होंने दौड़ धूप खत्म करने का काम किया। लेकिन फिर नए लोग आ गए, उन्होंने फिर उससे बहाली कर दी, कहा कि नहीं हम ऐसे ही करेंगे। अब 2500 दफ़े हम लोग इस इशू पर बात कर चुके हैं बोर्ड में, और 4-6 मौक़ों पर माननीय रेल मंत्री जी को भी कह चुके हैं। अभी सारा मामला करीब करीब तय हो गया था कि भाई इनका कोई अलग से टेस्ट टाइप परीक्षा कर ली जाएगी, चूंकि ये सब टेक्निकली ट्रेंड है। तो ये जहां भर्ती हो रहे हैं वहां पर इनका टेक्निकल ट्रेन, इनका ट्रेड टेस्ट हो जाए,
इनकी स्किल टेस्ट हो जाए और उसके बाद इनको नौकरी दी। ऑलमोस्ट तय था। पिछले चेयरमैन साहब जो हैं वो उसके ऊपर अपनी मोहर भी लगा रहे थे, लेकिन जाते जाते वो उनकी मोहर भी अधूरी रह गई और अभी वो किंतु परंतु के भंवर जाल में घूम रहा है। जैसा त्यागी जी कह रहे थे, वो शंकर जी की जटाओं में घूम रहा है मामला। तो वास्तव में हम लोग समझौते के बहुत करीब थे, लेकिन नहीं हो रहा। अभी स्थिति यह है कि पहले तो कोई कानून नहीं था, फिर भी हम भर्ती करा लेते थे। आज की तारीख में वर्तमान प्रधानमंत्री को मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने अप्रेंटिस की भर्ती को बढ़ाने का काम किया। चूंकि उनके पास में नारे बहुत हैं, आत्मनिर्भर इंडिया, पहले तो सिर्फ शाइनिंग इंडिया तक था, आजकल हर चीज में इंडिया है, स्किल इंडिया। अब स्किल इंडिया के लिए जो भर्ती का परसेंटेज था बढ़ा दिया गया। पहले 3% होता था, अब उसको बढ़ा करके 14 से 25% कर दिया गया। भर्ती 3% से भी नहीं हो पा रही है, लेकिन कानून जो है वो 14 से 25% की इजाजत देता है अप्रेंटिस भर्ती की। हर शेड में, हर ओपन लाइन में, डिपो में और वर्कशॉप में, प्रोडक्शन यूनिट में अप्रेंटिस भर्ती एक्ट के अंतर्गत जरूरी कर दी गई है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। और जो भर्ती हो जा रही है उसके लिए भी एक्ट में प्रोविजन कर दिया उन्होंने कि जो एम्प्लॉयर है, जहां ये बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, वहां का एम्प्लॉयर इनकी भर्ती के लिए अपने कानून बना सकता है। ये एक्ट के अंदर प्रोविजन करने का काम किया गया, ये आज एक्ट के अंदर मौजूद है। जब हम लोगों ने याद दिलाया इनको, तो ये कहते हैं कि हम 20% पोस्टिंग के लिए रख देते हैं, लेकिन 20% के लिए आपको IAS वाला इम्तिहान पास करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने 8 इम्तिहान किस बात के लिए दिए? अगर आपको यही सब इम्तिहान लेने हैं तो आप इनिशियल स्टेज पर ले लेते, अभी ये क्यों कर रहे हैं? तो यही लड़ाई है। लड़ाई की असली वजह यही है। हमने इस सवाल को, चूंकि मैं नेशनल काउंसिल JCM का भी सेक्रेटरी हूं, स्टाफ साइड का, तो इस सवाल को वहां पर भी उठाया हुआ है। अभी पिछले 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में, वहां पर भी पैरेलल ये इशू चल रहा है। क्योंकि ये सवाल अप्रेंटिस का खाली रेल अप्रेंटिस का ही नहीं है, ये सवाल सारे देश के अप्रेंटिस का। इसमें हमारे कारखाने आते हैं तो सिविल जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उनके भी कारखाने आते हैं, इसमें पोस्टल के भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट आते हैं। तमाम देश के अंदर जहां जहां अप्रेंटिस की ट्रेनिंग है उनकी बहाली का मामला हम लोगों ने उठाया हुआ है। हमसे कहा गया है कि पहले ये श्रम मंत्रालय के अंडर में था, अब ये कौशल विकास मंत्रालय के अंदर चला गया है। हम उनके साथ आपकी मीटिंग कराते हैं और आपकी बात जायज है। हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इसके लिए एक कानून बने और हर जगह जहां अप्रेंटिस भर्ती किया जा रहा है उसकी बहाली की एक सुनिश्चित व्यवस्था हो। इस तरीके का मामला हम लोग भारत सरकार से चाहते हैं हल हो। तो हम लोग शांत तो बैठने वाले नहीं हैं। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से आप दिल्ली में अपने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने इतना विशाल धरना कर रहे हैं, तमाम मंडल रेल कार्यालय से 78 रेल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय हैं, वहाँ इसी तरीके से धरना चल रहा है। 82 वर्कशॉप्स हैं,
उन 82 वर्कशॉप्स के ऊपर भी इसी तरीके का धरना चल रहा है। 7 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वहां पर भी आज इसी तरीके से धरना चल रहा है। लाखों लोग रेल कर्मचारी आज आपके इस मांग के समर्थन में सारे देश के अंदर आपकी बहाली के लिए धरना देने का काम कर रहे हैं। हमें खुशी है कि आज अपने अप्रेंटिस साथियों के लिए दिल्ली मंडल ने ये धरना लगाने का काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब आदेश हो जाएंगे उनकी बहाली के, जब वो बच्चे आएंगे, रेलवे में नौकरी करेंगे, रेल के नाम को भी रोशन करेंगे, रेल के उपभोक्ताओं को भी सुख सुविधाएं देंगे, गाड़ियों के साथ भी अपने को जोड़ने का काम करेंगे और देश के विकास की धुरी जो है भारतीय रेल, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन साथ इसके इस लाल झंडे को भी मजबूती से पकड़ने का काम करेंगे और रेल को बचाने का भी काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद मित्रों, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज रेल पर सबसे बड़ा जो संकट है वो रेल बचाने का। तेरी आवाज बढ़ी जाती है आगे तक, क्योंकि रेल पे बिंदास। किसी की मेहरबानी नहीं होने वाली, ना अडानी की होने वाली है, ना अंबानी की होने वाली है, ना विस्कॉन्सिन सेंट्रल की होने वाली है। कोई उद्योगपति रेल पे मेहरबानी नहीं करना चाहता, लेकिन रेलवे की लैंड इतनी बेशकीमती है, उसके ऊपर सबकी निगाह है। अभी ये दिल्ली स्टेशन कह रहे हैं कि यहां पर 2 विशालकाय टावर बन जाएंगे। हमारे भाई राजेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं कि अगली बार से हम धरना वहीं लगाएंगे। लगाना भी चाहिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत, और अगली बार से धरना लगेगा भी वहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हम तो जो सरकार में है उन्हीं लोगों की बातों का अनुसरण करते हैं। अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, उमा भारती जी थी, माननीय योगी जी थे। इन सब ने मिलकर कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। नारा लगाया ना? यस सर। तो भाई हम भी धरना देने आएंगे और धरना वहीं लगाएंगे। लेकिन अपने पुलिस के साथियों को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हमको अपने लक्ष्मण रेखाओं का बहुत ज्ञान है। हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा धरना पूरे तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, उसमें किसी को कोई तकलीफ देने का काम नहीं। पहले भी कोई तकलीफ नहीं होती थी, आज पता नहीं कोई नई बात हुई होगी, मुझे मालूम नहीं। ये 2 गेट इसीलिए हम लोग छोड़ते थे कि जिनको उधर से आना है वो उधर से निकल आए, जो इधर से जाना है इधर से निकल जाए। और मैं अपने साथियों को ये कहना चाहूँगा कि अगली बार अगर धरने में कोई आपको यहाँ पर परमिशन देने में दिक्कत करे तो आप लोग हमारी तरफ से स्वतंत्र हैं। DRM ऑफिस के अंदर धरना दीजिए ताकि जो है पूरे को नहीं चलेगी
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमें हमें हमने ये देखा है कि जो आसानी से बात मान लेते हैं बस ऐसे ही रखना सबकी तरफ। लोग उन्हीं को दबाने की कोशिश करते हैं और दबने की भी एक हद होती है। तो हमारा भी एक गिल्ड पॉइंट है, उससे बयान हम लोग नहीं जाते। हमने फैसला किया कि हमको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है, हमने किया। आपने परमिशन दी तो किया, आपने परमिशन रिजेक्ट कर दी तो भी किया, और पहले से ज्यादा बेहतर किया। तो मित्रों, ये तो आज फरवरी के महीने में आपका इस मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रयागराज है। यहाँ बहुत सारे साथी होंगे जिनको की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, पीएमओ को, गृह मंत्रालय को और दूसरे भी विभागों को, रेल मंत्रालय को तो करनी ही पड़ती है। रेल मंत्रालय वाले साथी तो अपने हैं, वो हम ही से पूछ लेते हैं, आगे बता दो भैया क्या करने वाले हो। उनकी नौकरी चलाने के लिए हम लोग बता भी देते हैं कि हम लोग ये करने वाले हैं। पता तो उनको सूंघ के लगाना चाहिए, लेकिन वो हम ही से पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। अब उनको अपनी नौकरी चलानी है तो कोई बात नहीं, हमारे भाई लोग हैं। तो अभी उन भाई लोगों के लिए मैं सूचना दे रहा हूं कि अप्रैल मार्च के तीसरे हफ्ते में हम 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर के दिल्ली के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कराने के लिए, नई पेंशन स्कीम को हटाने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप बता दीजिए देश के हुक्मरानों को, आप बता दीजिए देश के प्रधानमंत्री को, हम लोग डरने झपने वाले लोग नहीं हैं। अगर कहा है कि 1 लाख लोगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, ये संख्या बढ़ सकती है, कम नहीं होगी, लेकिन जबरदस्त तरीके से हम अपनी मांग के लिए लड़ेंगे। और हम बॉर्डर पे भी रुकने वाले लोग नहीं हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, मजबूरी है, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग बॉर्डर पे रुकने वाले लोग नहीं हैं। हम सीधे तौर पर दिल्ली और दिल्ली के दिल भारत की संसद पर प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आने का काम करेंगे, हमको कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात हम साफ साफ करेंगे। हाँ, चूंकि देश के गृह मंत्री भी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि हम लोगों का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, हमें रेल मंत्री का पद नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम इस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि आपने हमारे पैसे को बाजार में लगाने का काम किया। हमारे साथी नहीं जानते कि बाजार में पैसा कैसे लगाया जाता है। आज हमारी तनख्वाह से पैसा काट करके आप उनको पेंशन देने की बात कर रहे हैं। हम फिर प्रधानमंत्री जी को एक बार बधाई देना चाहते हैं कि हमने जब जब
इस पर आंदोलन किया, उन्होंने कुछ न कुछ लॉलीपॉप हम लोगों को जरूर दिया। कमेटी बैठा दी, कमेटी के सामने हम ही नहीं, तमाम आईएएस गए, एसोसिएशन गया, आईपीएस एसोसिएशन गया, हमारे तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडर्स, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के तमाम लोग उसके सामने अपीयर हुए। हम लोग उस कमेटी के मेंबर थे। उनके अंदर भी वही आक्रोश है जो हमारे अंदर, अधिकारियों में भी वही आक्रोश है जो हमारे अंदर, पुलिस के लोगों में भी वही आक्रोश है जो हमारे अंदर है। क्या आक्रोश है? हम सरकारी नौकर थे, हमारी पेंशन क्यों छीनी गई? एक एमएलए, एक एमपी 5-5 पेंशन ले सकता है। पार्षद रहेगा तो उसकी पेंशन, एमएलए होगा तो उसकी पेंशन, ब्लॉक प्रमुख रहा तो उसकी भी पेंशन, कहीं टीचर रहा तो उसकी भी पेंशन, और एमपी बन गया तो उसकी भी पेंशन। अगर 2 दिन भी वो पार्लियामेंट का सेशन या असेंबली का सेशन अटेंड कर ले तो उसको फुल पेंशन मिलेगी। और हमारे साथी जान जोखिम में डाल करके हर साल 400 से 500 के बीच हमारा रेल कर्मचारी शहादत देता है, इन भारतीय रेलों को चलाने के लिए कुर्बानी देता है। कौन ऐसा डिपार्टमेंट है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई बताए तो हमको कि भारतवर्ष में कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जहां के लोग 400 से 500 के बीच में कुर्बानियां देके, अपनी शहादत देके अपने डिपार्टमेंट को चलाते हो। अगर युद्ध नहीं हो तो सेना पे भी ऐसा नहीं होता। रेल कर्मचारी तो हर दिन एक युद्ध लड़ने का काम करता, हर दिन लड़ाई करता। पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों की तारीफ बहुत होती है। हमें खुशी हुई जब एक दिन मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेल कर्मचारी भी कोरोना वॉरियर्स। हमें लगा कि अब हमारे दिन अच्छे आने वाले। तो बता दी। अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि आप कोरोना वॉरियर्स हैं तो आपको नहीं लगेगा कि दिन अच्छे आने वाले। और कौन कहे? लेकिन खाली लिप सिंपैथी से क्या होगा? हमने अपने चेयरमैन एनमोल को बोला कि अब तो आप खुश हैं। कहने क्यों? हमने कहा इसलिए कि माननीय रेल मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे रेल कर्मचारी भी कोरोना वॉरियर्स हैं। ऐसे नहीं कहा। इस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हाथ जोड़ करके विद फोल्डेड हैंड, कृपा करके अपने घरों से बाहर मत निकलिए, जो जहां है वहीं रहिए, बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय 10.5 लाख रेल कर्मचारियों ने 10,000 गाड़ियां प्रतिदिन चला करके देश में एसेंशियल कमोडिटीज को एक सिरे से दूसरे से पहुंचा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ढाई बजे खत्म करना है। वो लगता 2:30 बजे रहा, लो ऊपर हो गया। तो साथियों, और मैं एक बात और बताऊंगा आपको, इन गाड़ियों को चलाते चलाते
हमारे 450 से ज्यादा साथी शहीद हो गए। ऐसे नहीं हुए, कोरोना की वजह से हो गए। रेल कर्मचारी मर गए 450। हमने कहा अपने चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग भी कोरोना वॉरियर हैं, वहां 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, आप हमको 25 लाख रुपए दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। अब हमको भी 50 लाख रुपए दीजिए। हालांकि मरने की कीमत नहीं है। जिसके घर में कोई मर जाता है वो उसको बेहतर तरीके से समझता है। पहले मैं भी कुछ कम समझता था, लेकिन आज की तारीख में मरने की कीमत क्या हो। ये बहन का सुहाग चला जाएगा, ये माँ का बेटा चला जाएगा, ये बच्चे का बाप चला जाएगा, उसकी कीमत 50 लाख रुपए नहीं हो सकती। उसको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे के नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन आपने दूसरों के लिए कानून बनाया, तो हमारे ऊपर भी लागू होना चाहिए। तो बड़ा रोते पीटते हुए इन्होंने लिखा कि 35 लाख रुपए दे दिए, बहुत एहसान करते। उस पर भी वित्त मंत्रालय ने ऑब्जेक्शन लगा के दिया। एक दिन गुस्से में मैंने कह दिया, आपने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि वित्त मंत्रालय के लोग भी इन गाड़ियों को चलाते हैं, इनके भी कोई मरता तब इनको समझ में आता कि क्या होता, क्योंकि इनको ऑब्जेक्शन लगाने के अलावा कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो वित्त मंत्रालय वाला हो तो बुरा नहीं मानता, करते कभी कभी यहां भी यही है, यहां भी यही करते। मैं समझाने का प्रयास तो पूरा करता हूं। तो मित्रों, वैसे तो आप कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन जब देने का नंबर आए तो आप कोरोना वॉरियर हैं। तो ये निसंगति कब तक चले? जो मेहनत कश लोग हैं, जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, जो देश की प्रगति के प्रतिबिंब है, जो तमाम योजनाओं को लांघते हुए इस देश की प्रगति को आगे ले जा रहे हैं, आप क्यों चाहते हैं वो 7-5 करके लाइन? आप कहते हैं 109 रूट 150 गाड़ियां प्राइवेट ऑपरेटर्स को देंगे। हम पूछते क्यों दे रहे हैं? ये लग्जरी ट्रेन है। इस रेल में सबसे ज्यादा चिंता उनकी है जो लोग ज्यादा पैसे लेके हवाई जहाज में यात्रा कर सकते हैं। मैं इनसे कहता हूं कि आम आदमी की सवारी है, ये गरीब आदमी के लिए है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर नॉट ए कॉमर्शियल इंटरप्राइज, हम वाणिज्यिक संस्थान नहीं है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 168 साल से हम सेवा कर रहे हैं, कम से कम हम लोगों की जिंदगी में ऐसा मत करिए। लेकिन आप कहते हैं नहीं हम बेचने का काम, तो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन से ये नहीं होगा। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन जब तक है, हमारा एक साथी है। मैंने भारत सरकार को कह दिया है कि हमारे साथी सीने पर गोलियां खाएंगे, लेकिन रेलों को नीलाम नहीं होने देंगे, बिकने नहीं देंगे। बात साफ साफ बोलना। आप जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। माननीय रेल मंत्री जी कहते हैं, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ये तो सिर्फ 5% है। तो मैंने उनको एक बात कही, हमने कहा 5% नहीं है, ये खाना के मरने का दम नहीं, दम तो इस बात का आज मौत में घर देख लिया। खाना के मरने का गम नहीं, दम तो इस बात का आज मौत में घर देख लिया। आज मौत में आके खाना को देखा है, कल जो है वो अम्मी को उठा के ले जाएगी, फिर अब्बा को ले जाएगी, फिर हमारे तक भी नंबर आएगा। तो आज 5% है, कल 50% होगा, उसके बाद 150% होने लगेगा। आपको
परसेंटेज बढ़ाने में देर थोड़ी लगे। मित्रों, अगर रेलवे नहीं रहेगी तो बात कहां है। खासतौर पर ये जो युवा साथी हमारे बैठे हुए हैं, ये एक नया सपना लेकर के भारतीय रेल में आए। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग। देखो, रोजगार का कोई सिस्टम नहीं है। पीएचडी करके बच्चे गिट्टी कूद रहे, बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा करके आगे के हेल्पर और ट्रैकमैन की नौकरी करने के लिए बात सुन। आज हम उनके लिए कह रहे हैं कि आप 10% रिडक्शन करिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और बाकी 10% ओपन बहाल करिए, एडीसी ओपन बहाल करिए। कल भी ये बात करके आया हूं। हाँ करेंगे, कब करेंगे पता। लोगों के अच्छे करियर प्रोफेशन नहीं होंगे तो क्या सोचे। कल को रेलवे बिक जाएंगे, इनके सपने टूट जाएंगे। आज रेलवे में है तो यह सोच करके कि बुरे माँ बाप का सहारा बनेगा। बहन भाई को पढ़ाएंगे, उनको और आगे बढ़ाएंगे। कल को रेलवे बंद हो जाएगी, क्या हो। आज हर तरफ आउटसोर्सिंग की बात चल रही है। एक तरफ अप्रेंटिस की बहाली नहीं होगी, दूसरी तरफ सुनना यह है कि आने वाले समय में यहां पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आएगा। आप लोगों को पता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? पता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप 10,000 रुपए में ट्रैकमैन करते हो, 10,000 रुपए में हेल्पर बनती हो, 6 साल तक उसको इसी तनख्वाह पे काम करना। ये हमारे जो लोको पायलट साथी है, ये लोको पायलट साथियों को आने वाले समय में बाजार से भर्ती होगी। एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनाई जाए, अपने आप लोग ट्रेनिंग करेंगे, और जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है ऐसे गाड़ियों का लाइसेंस मिलेगा। लोगों को 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको पर्ची दी जाएगी कि जाइए फला जगह गाड़ी छोड़ के आ जाए। जैसे अभी ड्राइवर बुलाए जाते हैं ना, कहा जाता भैया ये हमारी गाड़ी या 24 घंटे के लिए चला लो, 12 घंटे के लिए चला लो, गुड़गांव में पड़ी है या दिल्ली पहुंचा दो, वही हाल होने वाला। कहां नहीं जा रहे आप देश, कहां नहीं जा रहे। गुजरात वाले यही है, गुजरात वाले भाई त्यागी जी कह रहे थे, मैं भी उन अपराधियों में, गुनहगारों में एक हूं जिन्होंने अपील किया कि नहीं भाजपा को वोट देना, लेकिन अब नहीं करे। किसी साथी ने कहा आपकी बात क्या होगा, त्यागी जी ने टाल दिया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी बात नहीं कहूंगा, और जहां तक मैं पहुंच पाऊंगा अपने साथियों से अपील करूंगा, एक एक गांव में लोगों को कहूंगा जाओ उनकी हकीकत बताओ। ये शोषण के आधारशिला पर सरकार चलाना चाहते हैं, और शोषण भी कर्मचारियों का। आप बताइए उनको, जिस समय हम रात दिन एक करके गाड़ियां चला रहे थे, हमारे तमाम पुलिस के जवान, मिलिट्री के जवान अपनी जान को हथेली पर ले करके क्यों उनके असाइनमेंट में लगे हुए थे। कोरोना काल में आपने डीए क्यों बंद की? हमने एक अपील के ऊपर इमीडिएटली हर आदमी अपनी एक दिन की तनख्वाह दे दी। तमाम पुलिस वालों ने, मिलिट्री वालों ने तो 3-3 दिन के दे दी। अब हमसे कहते हम और ज्यादा दे सकते थे, लेकिन आपने कल से हुक्मनामा जारी कर दिया बिना कोई बात किए हुए। हमसे बात हो रही है, डीओपीडी और सेक्रेटरी हमसे कह रहा कि सरकार आपसे कुछ और चाहती है। हमने कहा कितना चाहती है बता दी।
हम इधर बात कर रहे हैं, उधर हुक्मनामा आ जा रहा है। मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा कि सर ये क्या बात हुई, आप कह रहे थे यहाँ पर बैठ करके बातचीत कर लीजिए और वहां से हुक्मनामा आ गया कि डीए फ्रीज हो गया, डीआर फ्रीज हो गया। 1,26,000 रुपए जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसका गया, कैलकुलेट कर लीजिए। अभी हमारे बहुत सारे साथी भयभीत हैं, 1 जुलाई से डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं अपने साथियों को आज ही बता देना चाहता हूं, 1 जुलाई से डीए नहीं मिलेगा तो रेल का चक्कर नहीं चलेगा। देश में महंगाई पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन महंगाई भत्ते पर रोक लगेगी। रिटायर वालों को डीएलएस रिलीफ नहीं मिलेगा, ये ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं करता। और देश में रेल सरकारी क्षेत्र में बची है कि हमारी कॉमन डिमांड पूरी होती है। तो आज यहाँ जितने भी लोग वो के फोटो और ये सब आप देख रहे हैं ना, हमने सबको एक मंच पे इकट्ठा किया। हमने सबको एक मंच पे बुलाया, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, यूनियन, एसोसिएशन, सबको एक मंच पर इकट्ठा करने का काम किया। एनसीसीआर ने इसको जन्म दिया, फिर से पुनर्जन्म दिया। 74 में हड़ताल एनसीसीआर के झंडे के नीचे हुई, फिर बनाया। अपने नेता के चमकाने के लिए नहीं बुलाया। आंदोलन जीवित हम पैदाइशी हैं, हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं। आप लोग भी सब अपने नाम के आगे लगाइए, आंदोलन जीवी हरिओम, आंदोलन जीवी लोक क्षमा, आंदोलन जीवी इसके त्यागी, हम सब आंदोलन जीवी हैं। हमको गर्व है इस बात। देश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अत्याचार होगा तो ये आंदोलन जीवी उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का काम करें। जिंदाबाद 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 आंदोलन जीवी जिंदाबाद 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 आंदोलन जीवी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे बहुत अफसोस होता जब हम कभी पुराने कैसेट सुनते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि यूनियन के लोग बरला रहे, कुछ भी निजी हाथों में नहीं जाएगा। नारे सुनते हैं, सौगंध हमें इस माटी की, ये देश नहीं बिकने देंगे। तो आप तमाम साथियों को वो माने या न माने, लेकिन मैं आप लोगों को इस बात की सौगंध जरूर दिलाता हूं कि सौगंध आपको इस रेल की कि हम रेल नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं बिकने। तो रेल बिके तो आज क्या करें? रेल हमारी आपकी, नहीं किसी के पास की, हमारी आपकी, नहीं किसी के पास की। मिलेगा तो काम करेंगे, मिलेगा तो काम करेंगे, काम करेंगे। तो बेटो समस्याएं अपनी जगह है, लेकिन रेल का अस्तित्व अपनी जगह, इसको बचाना राष्ट्र हित में, इसको बचाना आम आदमी के हित में है, इसको बचाना गरीब लोगों के हित में। आज रेल नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा? अभी हमारे कोई साथी कह रहे थे जीरो लगने से कोरोना हट जाता है, गाड़ी का नंबर के आगे जीरो लगा दो तो कोरोना हट जाता है, गायब हो जाता है। फिर वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं, बिना वैक्सीन के ही कोरोना भाग जाता है। वो बात नहीं है। आप किराए का हिसाब देखिए, जो यात्रा आप 200 रुपए में कर लेते थे, वो यात्रा आपको 400 से 4,000 रुपए में कराना।
में बोलते हैं, गरीब के हक में बोलते हैं। आज गरीब अगर यात्रा कर ले रहा है तो कम दाम में यात्रा मिलती है, क्या करते हैं? और ये देश की जो वेलफेयर गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसकी जिम्मेदारी। तो मुझे आशा है, मैंने आपका उस समय तो गाने नहीं, लेकिन मैं एक आपसे जरूर बात करूं कि आज का धरना आखिरी नहीं है, ये शुरुआत, ये एक जंग की शुरुआत है। सरकार बोलेगी आज एनपीएस में काफी सुधार किए। मैं आपको कह रहा था, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे बताया नहीं क्यों, इसलिए कि कमेटी जो उठाई गई थी उसके रिपोर्ट में कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये व्यवस्था ऐसा करता है जो बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो 10% करता है, उसकी जगह 12% करना चाहिए। 12% कर्मचारी का कटे और 12% सरकार को। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी को बधाई देने लायक बात है, तो वो काम नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। स्वर्गीय अरुण जेटली जी की आत्मा को भगवान शांति दे, उन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने उनकी बात नहीं मानी। उनका सरकारी कर्मचारी बहुत नाराज है, नाराजगी का कारण भी बताया। कहा अगर नाराजगी के बारे में आपको कोई ताजा सबूत चाहिए तो माननीय रेल मंत्री जी से पूछ लीजिए कि हाजिर लगे हो क्या है। इसलिए उन्होंने हमारा 10% ही रहने दिया, अपना 14% करने का काम किया। तो जो अच्छा करे उसकी अच्छाई के लिए उसकी वाहवाही करनी चाहिए। लेकिन हम संतुष्ट नहीं, हमसे कहा जाए कि आपके में संतुष्ट है, हमने कहा हम संतुष्ट एक ही तरीके हो सकते हैं। एक आदेश जारी करा लीजिए भारत सरकार से कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होगा, जो तनख्वाह पर वो रिटायर होगा उसका आधा पैसा उसको पेंशन के रूप में मिलेगा, भुगतान होगा। हम जय जयकार करेंगे और उनके जो हाथ होंगे वो बड़े करने का। लेकिन जब तक गारंटी पेंशन नहीं है, जब तक ये गारंटी नहीं मिलती, हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। मैं दिल्ली डिवीजन के नेताओं से विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, इस देश को मनोरंजन करेंगे, पूरा देश आएगा एनपीएस 2 की बात करते हुए, तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही लोगों की होगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर हम 1 लाख की बात कर रहे हैं तो आज ही संकल्प लेना चाहिए दिल्ली मंडल को कि उस 1 लाख में 10,000 से ऊपर साथी दिल्ली मंडल के होंगे और लाइन लगा करके दिल्ली मंडल आगे चलने का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी 1 महीने से ऊपर है, तैयारी कर लेंगे। 1 महीने ऊपर। और ऐसा नहीं है कि खाली जो 1 जनवरी 2004 के बाद के भर्ती लोग हैं उनको आह्वान करवा, जिनको पेंशन के दायरे में उनको निकाल, जो रिटायर हो गए उनको निकालो, और नहीं आओगे तो एक दिन तुम्हारी भी पेंशन बंद हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि भारत सरकार क्या करती। तो मित्रों, आज के इस अवसर पर पेंशन 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 पेंशन। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि आज के दिन हम निश्चित तौर पर जो आज देश में धरना हो रहा है, इस पर जो जगह जगह लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, हम 6 महीने बोर्ड को उनकी भर्ती के बारे में
एनपीएस के बारे में। अब बताइए नाइट ड्यूटी अलाउंस, वित्त मंत्रालय ने डीओपीटी ने ऑर्डर इशू किया नवंबर के महीने, और इन लोगों ने कहा कटौती होगी 1 जुलाई 2017 और कई लोगों ने शुरू कर, जब उन्होंने कहा गाड़ी रोक देंगे तब जाकर के रोकने का। अभी आदेश तो हो गए, एरिया के बारे में फैसला रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पोस्टल विभाग, गृह मंत्रालय सब अपने अपने आप पर ये फैसला हो गया। आने वाले समय में 26 तारीख को मीटिंग है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो 43,600 रुपए का इन्होंने राइडर लगाया है, इस तनख्वाह के ऊपर लोगों को नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। उन तमाम साथियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन तमाम साथियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस दिलवाने का काम करूंगा। ये बात आप हमने डीओपीटी को कहा कि अगर आप नहीं देना चाहते तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। मैंने वो क्या, हमने कहा कि लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, मेंटेनेंस में लगे हुए एमसीएम के ऊपर लोग जिनको कि 43,600 से ज्यादा की तनख्वाह हो जाती है, हमको सिर्फ उनको यह कहना पड़ेगा कि भाई जो नाइट ड्यूटी अलाउंस मांगे और ड्यूटी पर मत, सिर्फ यही कहना पड़ेगा। सारी बात तो ऐसे खड़ी हो जाए। मुझे लगता है कि भारत सरकार टकराव नहीं रहना चाहिए, हम लोग भी भारत सरकार से टकराव नहीं रहना चाहते। इसलिए नहीं तुम भारत सरकार से कोई भाव खाते या करते हैं, हम देश की जनता के प्रतिनिधि नहीं है, हम देश की जनता को तकलीफ नहीं होने देता। हमें मालूम है जब हमारी गाड़ियां रुकती है तो देश की जनता को कितनी तकलीफ है। पैसेंजर गाड़ियां रुकती है तो दिल्ली में गाड़ी रुकी, शादियों के सीजन में दुल्हन लोग पहुंचे कलकत्ता शादी करने के लिए, दुल्हन वहां इंतजार करती है, दूल्हा यहाँ इंतजार। हम ऐसे मॉडल नहीं रहे, हम चाहते हैं गाड़ियां चलती, उनको और गति चला। देश के अंदर जब भी कोई भूकंप आता, चक्रवात आता, सलाह को हमारी जरूरत होती है, सबसे पहले रेलकर्मी अपनी गाड़ियों को लेकर के पहुंचने का साथ। हम इस परिपाटी को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार से उम्मीद भी करना चाहते हैं कि हमारी परीक्षा में बहुत हो गई परीक्षा, जो भी हमारी समस्या है। 1800 से 1900 में प्रमोशन का सवाल है, 4600 से 4800 में प्रमोशन का सवाल है, वैकेंसियों को भरने का सवाल है, अप्रेंटिसशिप की बहाली का सवाल है, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है। ये तमाम वर्किंग कंडीशन सुधारने की बातें हैं। काम के घंटे 8 होने चाहिए, 12 घंटे आप काम दे रहे हैं। संरक्षा के मामले में रक्षक दे दिया गया, पास हो गया, लेकिन आज भी हमारे कैबिनेट साथियों को नहीं मिलता है। उसी की वजह से टीम में हो, पेट्रोल में हो, अपनी जान में। तो ये जो रेल कर्मचारियों को जीवन तरीके से काम करने के लिए जो कंडीशन चाहिए, आप उसको भारी करने का चलिए, स्कोप को बदले, लार्जेस्ट स्कीम की तरह इसको बनावे, ताकि जो भी आदमी कॉलेज की रिटायरमेंट लेकर के घर जाना चाहता है वो घर जाए, उसका बच्चा रेलवे में जाए। अगर ये सारी चीजें बहुत जल्दी इनका कोई समाधान नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर एक ऐसा संघर्ष होगा जिसकी कल्पना भी भारत सरकार ने कभी नहीं की होगी, और वो करने वाले आप और आप तमाम साथी भाई हो जाएंगे।
आप सब पर हम लोगों को बहुत गुमान है, समझ है आप लोगों। देखिए मीना जी है, पूनम है, हमारी पल्लू जी है, सुनीता जी है, ये बड़ा हरावन दिखता है। जब भी आप संघर्ष करेंगे मैं सारे साथ कह सकता हूँ कि सबसे पहले झंडा लेकर के ये महिला शक्ति आपके आगे महिला शक्ति जिंदाबाद। तो मित्रों, आज मैं आप तमाम साथियों को यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो संगठन है, इसके जो नेता हैं, इनकी हिम्मत को सराहो, इनकी हिम्मत को सराहो, इनके हमराह बनो, इनकी हिम्मत को सराहो, इनके हमराह बनो, क्योंकि उन्होंने एक क्षमा जलाई है हवाओं के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, उदारीकरण के खिलाफ। इन्होंने एक क्षमा जलाई है हवाओं के खिलाफ, और क्षमा तो चाहे तो चल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, खामोश हो, इरादा न बदल, इसमें तो किसी वक्त बदल सकती है। इंकलाब जिंदाबाद। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।